तो चंदावर स्थान पड़ता है फिरोजाबाद या इटावा आप बोल सकते हैं लोकेशन में। तो फिरोजाबाद के पास पड़ता है चंदावर, और चंदावर के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और जयचंद की सेना बहुत ही तगड़े से लड़ती है। जयचंद उत्तर भारत की बहुत बड़ी सत्ता थी। जयचंद्र का जो क्षेत्र था बहुत ही विस्तृत था, और उसके अलावा ये अपने आप में बहुत मजबूत थे। जयचंद्र एक समय तो मोहम्मद गौरी को परास्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। मोहम्मद गौरी यहाँ पे फिर भी हारने वाला होता है, और लगता ही है कि बस मोहम्मद गौरी जाने ही वाला है। उसी समय एक दुर्भाग्यवश घटना घटती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तीर जो उसने निशाने पे लगाया था जयचंद्र के कलेजे पर, और वो जयचंद्र के कलेजे पे जाके तीर घुस जाता है। जयचंद्र वहीं पे परास्त हो जाते हैं और उनकी सेना को वापस हटना पड़ता है। और कहा जाता है कि ये भाग्यवादी विजय थी, जिसकी जानकारी बहुत कम जगह मिलती है। इसलिए आप ये भी जाने, क्योंकि ये जीएस की क्लास है, और जीएस को ऐसे ही पढ़ना है कि आपके तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण ही विजय मिलती है। 15 मार्च 1206 को जीत जाते हैं। जीत नहीं जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिए, मृत्यु हो जाती किसकी? मोहम्मद गौरी की। किस स्थान पर? दमिया के स्थान पर। सिंधु नदी पार खोखर जनजाति कर देते हैं, और यहाँ से इसके सभी युद्ध समाप्त होते हैं। इतने युद्ध पढ़ने के बाद क्या आप 5 युद्ध नहीं लिख पाएंगे एमपीपीएससी में? यूपीपीसीएस का यदि पेपर बनता है तो 5 युद्ध नहीं लिख पाएंगे? आराम से लिख लेंगे, इसीलिए लोकेशन भी ड्रॉ की गई थी। अब आइए हम देखते हैं कि राजपूत हारे तो हारे क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो फिर भी जानना तो जरूरी है, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। तो आइए अब हम जानते हैं राजपूत हारे तो हारे क्यों। इस तरह के टॉपिक आपको क्या है कि एक जगह मिलेंगे नहीं, छांटने पड़ते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने टारगेट कर लिया है कि मोहम्मद गौरी से जो भी क्वेश्चन निकले आप यहीं से बना लें, आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। राजपूत हारे क्यों? देखिए, राजपूत पराजय के तो कई कारण हैं। 5 कारण आप जेन्युइन लिखते हैं। देखिए, पहली बात तो केंद्रीय सत्ता का अभाव। केंद्रीय सत्ता का अभाव। आप चौहान वंश और गढ़वाल वंश को छोड़ दें तो कहीं भी ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो बाकी राजपूत शासकों को बांध के रख सके, जिसके कारण इन दोनों सत्ता के परास्त होते ही मुस्लिम आक्रांता भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और राजपूत धीरे धीरे करके पूरी तरह से हारते जाते हैं। पहली बात तो ये लिख लेंगे ना आप। दूसरी बात लिख लीजिए कि निजी क्षेत्र, निजी झगड़े और निजी स्वार्थ। लेकिन निजी वर्ड कितना महत्वपूर्ण है। ये निजी जब जब जुड़ जाता है तो आदमी को नष्ट ही कर देता है। छोटे छोटे शासक अपने क्षेत्र में रह रहे थे, उनका स्वार्थ था कि हम अपने क्षेत्र को ही बचाएंगे, और वो अपने ही क्षेत्र को बचाने के लिए आपसी क्षेत्रों में ही लड़ते रहते थे। उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं रहता था कि बाहर से कौन सी सत्ता आ रही है, विदेशी हम पे आक्रमण कर रहे हैं। वो निष्फिक्र रहते थे। वो तो अपने ही क्षेत्र के आसपास के जो छोटे छोटे शासक रहते थे उसमें ही लड़ते मरते रहते थे। तो कुछ इस प्रकार की जो है उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है भाई, ये किताबों में मिलता है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर बात कर लीजिए आप संयुक्त मोर्चा का अभाव। देखिए, केंद्रीय सत्ता के अलावा संयुक्त मोर्चा, कभी भी राजपूत शासक 2 क्षेत्र युद्ध छोड़ दें, केवल आप पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र वाले में देख लें तो कुछ हिंदू शासक जरूर इनका साथ देते हैं, लेकिन बाकियों में तो छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं कोई किसी का साथ नहीं देता है। इस कारण संयुक्त मोर्चा के अभाव में जीत जाते हैं। चौथा जो है धार्मिक नीति। ये धर्म युद्ध करते थे, छल युद्ध कभी इन्होंने किया नहीं, जिसके कारण कई बार ये माफ कर देते शत्रुओं को, भागने देते थे, जिसके कारण ये क्या है कि धर्म के अनुसार ही युद्ध करने में विश्वास रखते थे, और इसी कारण से ये एक पराजय कारण बनता है। क्योंकि समय के साथ यदि युद्ध नीति में परिवर्तन नहीं होता है तो आपका युद्ध नीति बेकार है, परिवर्तन नहीं तो बेकार है, और इसी कारण आप हार जाते हैं। यही कहते हैं कि जब 2 साल भटकने के बाद भी आप व्यवस्थित सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करते तो आपकी पढ़ाई बेकार है, ऐसा कुछ कहा जाता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, किताबों में भी नहीं लिखा है, लेकिन आप समझते हैं चीज। चलिए 5वीं बात कर लेते हैं, राजपूतों में स्तर विभाजन।
राजपूतों में स्तर विभाजन, राजपूतों में भी जो है एक व्यवस्था थी, उच्च राजपूत, फिर मध्यम राजपूत, फिर निम्न राजपूत। ये वो वहाँ का जो स्तर विभाजन था राजपूतों की अपनी वंशावली के अनुसार था, और इसी कारण से उच्च राजपूतों के साथ ही वैवाहिक संबंध या फिर उस प्रकार की उठक बैठक करते थे, और हमेशा जो थोड़ा सा मध्यम वर्गीय राजपूत रहते थे उनसे विवाद होता रहता था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। इस कारण से भी इसका लाभ विदेशी शासक लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जो है रक्षात्मक नीति, एक तो इनकी नीति जो रक्षात्मक थी, आक्रामक नीति नहीं थी, मतलब ये अटैक नहीं करते थे, कोई अटैक करे ज्यादातर ये अपनी रक्षा ही करते थे। मतलब कोई विदेशी शासक यदि अंदर घुसता था तो अंदर घुसने देते थे, और जब उनके क्षेत्र में अटैक होता था केवल तभी सामना करते थे। बहुत कम ही समय में वो वहां दूसरे के क्षेत्र में जाके उन पर अटैक करते थे। तो कहीं ना कहीं रक्षात्मक नीति भी इनकी हार का कारण है, जबकि जो तुर्कियों की नीति थी वो आक्रामक नीति थी। फिर देखिए आगे देख लीजिए, रक्षात्मक के अलावा आप परंपरागत युद्ध पद्धति, परंपरागत युद्ध पद्धति मतलब हो गया वही, ज्यादातर पैदल सेना ही लड़ती थी, बहुत कम हाथी घोड़े इनके युद्ध क्षेत्र में होते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत घाटा होता था, बहुत जल्दी सेना परास्त हो जाती थी ऊंचाई के कारण। फिर उसके बाद गुप्तचरों का अभाव, राजपूत जो है कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे कि विदेशी शासकों की जो है रणनीति का ज्ञान गुप्तचरों के माध्यम से लिया जाए, जबकि तुर्की बार बार अपने गुप्तचरों को राजपूत क्षेत्रों में भेजकर उनकी जो है रणनीति का पता लगा लेते थे, उसके बाद अटैक करते थे, जो कि इनकी पराजय का कारण बनती है गुप्तचरों का अभाव। आप एक देख लीजिए स्थायी सेना का अभाव, इतने पॉइंट लिखा दूंगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको पढ़ाई का सही क्रम पता नहीं, इसलिए आप भटकते रहते हैं। स्थायी सेना का अभाव बता रहा हूं, सामंती सेना पे विश्वास रखते थे, पैसा से खरीद लेते थे सेना जब युद्ध होता था उतने समय के लिए, तो सेना में कुशलता और दक्षता तो रहती नहीं थी कि बढ़िया ट्रेंड हो, जबकि तुर्की सेना बेहतरीन ट्रेंड रहती थी क्योंकि उन्हें लगातार युद्ध करने पड़ते थे, इसलिए 1 लाख की सेना कभी कभी 2 लाख या 2.5 लाख की सेना पे भारी पड़ जाती थी। तो ये देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे परंपरागत युद्ध पद्धति हो गई, वैसे तो काफी पॉइंट हो गए हैं, आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, इतने पॉइंट तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है, बाकी और भी लिखा दिए जाएंगे, तो आप इतने देख लीजिए। स्थायी सेना का अभाव हो जाता है, और एक और लिखना है तो लिख लीजिए, आपसी शत्रुता, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता के प्रेम प्रसंग से दोनों के बीच में दरार आ जाती है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता और उनकी पुत्री को अपहरण करके ले जाते हैं, इस कारण से जयचंद्र वैसे भी किसी आए रहते हैं, और लगातार सीमा संघर्ष की स्थिति इनके बीच बनी रहती है, जो विदेशियों को आमंत्रित करती है कि इस क्षेत्र में विजय हासिल कर ले। तो राजपूत हारे तो हारे क्यों, ये कारण है। एक क्रमबद्धता से हमने ये भी देख लिया, मेरे ख्याल से आपको हर चीज पता होगी, हर चीज याद भी हो रही होगी, और मेरा उद्देश्य भी यही है। हिस्ट्री इतनी कठिन नहीं है जितनी आपने बना रखी है, हिस्ट्री बहुत सरल है, बस यदि आप लूसेंट बाबा ना बने तो, क्योंकि जहां आपने लूसेंट का पूरा ज्ञान लेके खुदकना चालू किया, वहां पे अज्ञानी हो जाएंगे आप। कभी तृप्त मत होइए विषय से, विषय के बारे में रिसर्च कीजिए, पढ़िए, टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। राजपूत हारे तो हारे क्यों के बाद आप बेहतरीन क्वेश्चन ये बनता है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों में अंतर क्या था, बेस्ट कौन था? तो देख लीजिए, बेहतर कौन, ये निर्णय लेंगे आप कि बेहतर कौन था, मेरा काम नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूं। इसके बाद भी आप ना लगा पाए अनुमान कि बेहतर कौन है, तो आपको बॉर्नवीटा पीने की जरूरत पड़ सकती है, पी लीजिएगा। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, देखिए तुलना के बिंदु लिख लीजिए। तुलना के बिंदु में पहली बात तो ये, पहला बात तो एक उद्देश्य क्या था दोनों का। उद्देश्य तो देखिए धार्मिक तो दोनों का था कि धार्मिक यानी इस्लाम प्रसार करना है, इस्लाम प्रसार करना है और धन संपत्ति लूटना है, लेकिन ये इसका मूल उद्देश्य था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? स्थायी सत्ता का निर्माण करना, स्थायी सत्ता का निर्माण करना है, और धन संपत्ति केवल साम्राज्य विस्तार के लिए ही लूटता था।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि राजनीतिक अनुभव की हम बात करें कि किसको कितना था, तो आप देखते हैं महमूद गजनवी कई क्षेत्र जीत लेता है लेकिन उन पे कभी भी स्थायी शासन नहीं कर पाता है। कारण क्यों? कारण क्योंकि इसमें दूरदर्शिता का अभाव रहता है। दूरदर्शिता मतलब क्या? भविष्य की रणनीति और भविष्य की स्थितियों का पता लगा के शासन करना, दूरदर्शिता का अभाव। हिंदी डिक्शनरी भी खरीद लीजिएगा हो सके तो, ना हो तो कोई बात नहीं, ना हो तो कोई बात नहीं। दूरदर्शिता थी इसमें, बेहतरीन कूटनीतिक था, कूटनीतिक था। युद्ध नीति क्या थी? देखिए इसकी युद्ध नीति प्रत्यक्ष प्रहार की थी, लेकिन इसकी युद्ध नीति क्या थी? छल नीति से ज्यादातर युद्ध जीतता था। चौथी यदि आप बात करते हैं आक्रमण की संख्या, तो देखिए इसने 17 बार प्रमाणिक आक्रमण किए और इसने प्रमाणिक आक्रमण 13 बार करता है, मुख्यतः 13 बार प्रमाणिक आक्रमण करता है। अब देखिए विजय अभियान, विजय अभियान में जानिए कि महमूद गजनवी कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हारा, पूर्ण रूप से तो नहीं हारा, सेना वापस लेनी पड़ी वो बात अलग है, बाकी हारा नहीं है, दोनों पक्ष की सेना वापस ले है, लेकिन ये कई बार परास्त हुआ है। और एक और टॉपिक के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि आपका पूरा मेंस का क्वेश्चन कवर करा दूं मैं ये सोच रहा हूं। लिख लीजिए 6वां पॉइंट और इसी के साथ स्वाहा बोलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन कम समय में। आक्रमण का क्षेत्र, तो देखिए आक्रमण का क्षेत्र, तो महमूद गजनवी उसी क्षेत्र में आक्रमण करता था जहां जीतने की संभावना 100% होती थी। इसके बावजूद ये उस क्षेत्र में भी आक्रमण कर देता था जहां हारने की संभावना ज्यादा होती थी और हारता भी है। तो बात रही है, फिर बात करिए कि सैन्य अनुभव, एक ये पॉइंट भी लिख लीजिए। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सब मिक्स कर दिया गया, आपका पूरा काम हो जाएगा। एक बार पढ़िए फिर आप बताइएगा। सैन्य अनुभव, सैन्य अनुभव की बात करते हैं तो महमूद गजनवी एक कुशल योद्धा था, तो ध्यान रखिएगा कुशल योद्धा, कुशल योद्धा था, समय समय पर स्वयं उसने युद्ध लड़े और अपने दम पे जीते। लेकिन ये भाग्यवादी था, यदि कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, यालदौज ना होते तो ये भाग्यवादी ही था और गुलामों के दम पर जीतता था, गुलामों के बल पर जीतता था। तो बात रही है, अब देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी से संबंधित विद्वानों के तर्क क्या थे, या इस टॉपिक से संबंधित तर्क क्या थे। कुछ विद्वान आएंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। इतने समय में इतना कंटेंट तो आप तैयार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट तैयार करने में हमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं और आप सोचते हैं कि 40 मिनट में सर दे देते हैं, कहीं से एक जगह पटक देते होंगे। जी नहीं, पूरी कंटेंट टीम का ही कमाल है हमारे। और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी देना ताकि आपका मेंस भी क्लियर हो, पीटी भी क्लियर हो जाए और एक ही टॉपिक में। चलिए बात करते हैं विद्वानों के मत। आप ऐसा सेगमेंट कहीं पा जाए तो मुझे दिखाइएगा जरूर, पिक खींच के भेजिएगा, ये मिलेंगे नहीं सेगमेंट, क्योंकि एक किताबों में कभी संभव ही नहीं है। चलिए विद्वानों के मत। विद्वानों के मत में एक लेखक होते हैं हबीब तनवीर, इनके अपने अलग विचारधारा थी। ये कहते थे कि यदि तुर्की आक्रमण ना हुए होते भारत में तो भारत में हस्तशिल्प,
कागज का प्रयोग और कृषि की नवीन पद्धति का विकास ना हुआ होता। तारीफ तो करेंगे ही, स्वाभाविक है, कौन नहीं करेगा अपने क्षेत्र की तारीफ। मान लेते हैं भाई, हो सकता है। हामिद तनवीर हो गए। एक बेहतरीन लेखक होते हैं हसन निजामी। अब ये 20 वर्ड का क्वेश्चन बन जाता है हसन निजामी, और जब ये आता है हसन निजामी तो हम सोचते हैं ये कहाँ के हैं। इस तरह के एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 20 वर्ड में आता ही है हसन निजामी। कुछ भी दे दे, या फिर ताजुल नासिर दे दे, ताजुल ए नासिर आप लिख लीजिए, ये पुस्तक है। ये 20 वर्ड का क्वेश्चन है, इनमें से 3 वर्ड निकालने हैं, 3 फैक्ट निकालने हैं। देखिए कैसे निकालते हैं फैक्ट, ये भी सीखिए। देखिए पहले हसन निजामी, तो हसन निजामी क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन किया है, और इसमें क्या बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, पीसी लिख देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान जो कि राय पिथौरा वंश के, राय पिथौरा वंश, आरपी वंश लिख देता हूँ, राय पिथौरा वंश के 3री पीढ़ी के राजपूत थे, ये भी जान लीजिए। तो राय पिथौरा वंश के 3री पीढ़ी के राजपूत थे, ये हार जाते हैं ऐसा बोला जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज, इनके अधीनस्थ यानी इनका सूबेदार एक लड़का है गोविंद तोमर, गोविंद तोमर, ये भी मारा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो हसन निजामी कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। अब थोड़ा आरसी मजूमदार की बात भी कर लेते हैं, उनके भी अपने विचार हैं। ये सब आंसर वैरायटी में बहुत तगड़े काम आने वाले हैं, लिख लीजिए, नहीं जीवन भर पछताएंगे आप। आरसी मजूमदार, जिसे आप मजूमदार पढ़ते हैं, इनका पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार है। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं कि जो राजपूतों की नीति थी, ये युद्ध नीति के बारे में बात करते हैं। ये यही बोलते हैं कि रक्षात्मक नीति का अनुसरण करते थे, जो इनकी पराजय का कारण बनती है, जिसके कारण यह थी विरोधी हार भी जाता था तो क्षमा याचना करके बच जाता था। ये आरसी मजूमदार ने कहा है, आप ये जान लीजिए। तो ये विद्वानों के मत हो गए जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आरसी मजूमदार नॉर्मल भी यदि क्वेश्चन बन जाते हैं तो अपने आप में 3 वर्ड ऐसे ही निकाल लेंगे आप, 20 वर्ड का क्वेश्चन बना लेंगे। अब हम आखिरी सेगमेंट में चलते हैं, अन्य संबंधित तथ्य। अन्य तथ्य पीटी में दोनों का काम हो जाए, इस नजरिए से हम यहाँ कवर कर रहे हैं। अन्य तथ्य में आप जान लीजिए कि जब मोहम्मद गौरी मारा जाता है तो किसको कौन सा क्षेत्र मिलता है, ये भी जान लीजिए। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है, एक रहते हैं नासुरुद्दीन कुवाचा, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इन सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। याल्दौज को तो हो गया, दे देते हैं गजनी का क्षेत्र, इसको सिंध मुल्तान का क्षेत्र दे देते हैं, और इनको हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी को भारत का क्षेत्र दे देते हैं। ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है। तो ये फैक्ट आप जान लीजिए और लिख भी लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कागज का पहला प्रयोग मुस्लिमों ने किया। ऐसा कहा जाता है जो हिंद शब्द है ये अरबी मुसलमानों की देन है। चंदावर का जो युद्ध होता है
1194 जयचंद्र को परास्त करने के बाद मोहम्मद गौरी मोहम्मद बिन साम की उपाधि ग्रहण करता है और एक सिक्का बनवाता है जिसमें एक तरफ कलमा खुदा रहता है, पीछे तरफ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित रहती है। ये आगे कलमा खुदा है। कलमा हो गया वही उनकी भाषा के लेख, कुरान की कुछ बातें और भी चीजें देख लेते हैं। लिख लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित बातें देख लेते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु से संबंधित देखिए, मृत्यु संबंधित क्या कहा जाता है। चंद्रबरदाई की अपनी एक अलग ही बात है। वो कहते हैं कि सप्तवेदी बाण से बाद में हत्या कर देते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। मिन्हास उल सिराज, मिन्हास सिराज, इनका कहना है कि ये जब युद्ध जीत जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर देता है। ये बात थोड़ी प्रामाणिक लगती है, इतिहास की दृष्टि से सोचें, खत्म कर देता है। लेकिन कुछ तथ्यों, कुछ वहां जो साक्ष्य पाए जाते हैं मोहम्मद गौरी के पास वाले क्षेत्रों में, तो वहां से ये प्राप्त होता है कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान कुछ वर्ष तक इसके अधीनस्थ के रूप में शासन करते हैं। बाद में षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या कर दी जाती है। और कुछ तो कहते हैं युद्ध स्थल से जैसे तैसे बच के निकल आते हैं और सरस्वती नदी तक भागते चले आते हैं और सरस्वती नदी के पार पकड़ लिए जाते हैं। सबसे प्रमाणिक हम मिन्हास उल सिराज की बात मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी को समाप्त कर देता है। वो जो सिक्कों वाली आप कल्पना कर रहे हैं ना कि सिक्कों में माँ लक्ष्मी पीछे अंकित है, तो कहीं से ये तो नहीं पता चलता कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी साथ साथ शासन कर रहे थे। वो चंदावर की युद्ध की बात। तो पहली बात रही है। अब देखिए, कितनी चीजें आपने नोट डाउन कर ली। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद लिख लीजिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वास्तव में मुस्लिम राज्य की स्थापना मानी जाती है। फैक्ट है। और जान लीजिए, मुस्लिम राज्य के वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को बोलते हैं। मुस्लिम राज्य, क्योंकि साम्राज्य उतना जल्दी बना नहीं पाता है। मोहम्मद गौरी से जुड़े ये तथ्य है। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं रहता, इसलिए गुलामों को पूरी सत्ता दे देता है। यासुद्दीन गौरी बाद में 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर देता है। और एक और फैक्ट जान लीजिए कि जब ये 1194 में चंदावर का युद्ध जीतता है, तो ये बनारस के मंदिरों को लूट लेता है और बनारस के जो दुर्ग रहते हैं उनको जो है खंडहर में तब्दील कर देता है। ऐसा इतिहास में माना जाता है, ये मेरे विचार नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। और इसके बाद हम देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन किया बाद में। हालांकि वो शासक कभी नहीं बना, मतलब अपने आप को शासक कभी नहीं माना, लेकिन फिर भी शासन तो करता ही रहा है। तो बात रही है। अब फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि ये गुलाम है। इसको कुतुबी वंश बोलते हैं। कुतुबी वंश के अलावा गुलाम वंश हो गया, कुतुबी वंश हो गया, इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं।
तो ये 3 नाम आप जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान हूबहू याद होने के कारण इसको 3 उपाधि कुरान ख्वां के नाम से जानते हैं। लाखों का दान देने के कारण इसको लाख बख्श, और हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श। और जब ये सत्ता प्राप्त करता है तो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं, चुनौतियों का समाधान कैसे करता है, क्षेत्र विस्तार कैसे करता है, इसका पूरा का पूरा विवरण देखें